हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंशिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारे लास्ट वीडियो में हमने द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसके कंपोजिशन को, उसके फंक्शन, उसके फीचर्स को डिस्कस किया था। आज का जो सेशन है हमारा वो है द अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज़ UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम उसके डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। तो इसको हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। UPSC इज़ अ कमीशन विच इज़ कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑन सेंट्रल लेवल और ऑल इंडिया सर्विसेज लेवल। UPSC कमीशन है जो ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज पे कैंडिडेट के रिक्रूटमेंट करती है, उनका सिलेक्शन करती है। और UPSC कमीशन जो है गवर्नमेंट में मेरिटोक्रेसी को मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द टैलेंट, नॉलेज, स्किल्स के बेस पे किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन करना, ना कि उसके फैमिली बैकग्राउंड को देखकर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात, तो पहले टाइम में क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, कि जो राजा, लेकिन मेरिटोक्रेसी में होता है कि उस चीज़ को ना देखकर या उस कैंडिडेट के फैमिली बैकग्राउंड को, उसकी वेल्थ को, कि वो अमीर है या गरीब, उसको ना देखकर उसके टैलेंट को देखना, उसके नॉलेज को देखना, उसके स्किल्स को देखना और उसके बेस पे उसका सिलेक्शन करना। तो आई होप यू ऑल क्लियर अबाउट मेरिटोक्रेसी कि कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन ऑफ यूपीएससी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में आर्टिकल 315 टू 323 मेंशन किया गया है। तो स्टार्ट विद द आर्टिकल 315, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दे आर टू पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC एंड SPSC। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो जो अभी हमने इस ऊपर इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के लिए कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट करती है। और स्टेट PCS वो होता है जो हर स्टेट का अपना अलग PCS होता है, जो स्टेट के लेवल पे कैंडिडेट का सिलेक्शन करती है। द अनदर आर्टिकल इज आर्टिकल 316, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द ऑफिस। UPSC के जो मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होता है और उनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है। और जब तक वो अपने 65 ईयर्स की एज कंप्लीट करते हैं अंटिल द रिटायरमेंट, तो वो जो UPSC है वो एक सेफ गार्ड की तरह काम करती है उनके मेंबर्स के लिए। कैसे कि उसके मेंबर्स को सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं उसके पोस्ट से, और जो उनकी सैलरी और अलाउंसेस होते हैं वो भी जो हमारा इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे दिए जाते हैं, जिसके लिए उनको किसी भी एग्जीक्यूटिव के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था आर्टिकल 316, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द ऑफिस। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 317, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर। जैसे कि हमने ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा, समझा कि जो रिमूवल और सस्पेंशन है उनके मेंबर्स का, वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही होता है। कि इन केस कि अगर देखा जाए कि जो UPSC के मेंबर है कोई, या चेयरपर्सन जो है उनका मिसबिहेवियर को देखकर या फिर मिसलीडिंग को देखकर वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, ठीक है, या फिर वो कोई रूल रेगुलेशन को ब्रेक करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है सारी चीज़ों को, और देन अपना डिसीजन देती है। और देन जो प्रेसिडेंट है उनको उनके पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ओनली और जब तक सुप्रीम कोर्ट पूरा इन्वेस्टिगेट करती है केसेस को, तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर होती है कि उस टाइम पीरियड में, जब तक कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस केस के ऊपर, तो उस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर कि वो उस मेंबर को जिसके ऊपर वो केस चल रहा है या इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो उस मेंबर की सारी पावर्स को, उसकी पोस्ट को रिमूव कर सकती है। तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। तो यही आर्टिकल 317 कहता है कि ओनली प्रेसिडेंट कैन रिमूव द मेंबर्स ऑफ UPSC ऑन देयर पोस्ट। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 318, पावर टू मेक रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना
कैंडिडेट के रिक्रूटमेंट के लिए, प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होंगे, पूरा प्रोसीजर क्या होगा, कैसे कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, कैसे उनका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। तो इन सब पूरे रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं। वो पावर्स जो यूपीएससी मेंबर्स की हैं वो आर्टिकल 318 में मेंशन की गई है। ठीक है, नेक्स्ट वन आर्टिकल इज़ आर्टिकल 319, प्रोबिशन ऑफ री अपॉइंटमेंट। प्रोबिशन ऑफ री अपॉइंटमेंट का मतलब है कि कोई मेंबर ऑफ यूपीएससी, जो भी मेंबर ऑफ यूपीएससी अगर अपना टेन्योर कंप्लीट कर लेता है तो वापस उसको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 320, फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। फर्स्ट मेन फंक्शन इज़ कि ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज पे रिक्रूटमेंट करना, कैंडिडेट को सिलेक्ट करना। एंड अदर वन फंक्शन इज़ कि गवर्नमेंट की एडवाइजरी की तरह काम करता है। गवर्नमेंट की एडवाइजरी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके प्रमोशंस के लिए, उनकी सैलरीज़ के लिए, अगर गवर्नमेंट कोई एडवाइस लेना चाहती है यूपीएससी मेंबर से तो उनकी एडवाइजरी की तरह भी काम करते हैं यूपीएससी के मेंबर्स। तो एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो ये भी एक मेन फंक्शन है यूपीएससी मेंबर्स का। ठीक है, नेक्स्ट वन आर्टिकल इज आर्टिकल 321, एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन। एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन का मतलब है कि आर्टिकल 321 जो है यूपीएससी मेंबर्स के लिए एक्सटेंशन बटन की तरह काम करता है। एक्सटेंशन बटन अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो गवर्नमेंट को इन केस अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो किसी भी मैटर पे, जैसे कि पब्लिक सेक्टर्स में रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है, आप कह सकते हो, या फिर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने होते हैं, ठीक है, तो उसमें एडवाइजरी के लिए जो यूपीएससी मेंबर्स हैं वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी सैलरीज़ के लिए, उनके रिक्रूटमेंट्स के लिए, या फिर उनके ट्रांसफ़र या प्रमोशंस के लिए जो गवर्नमेंट चाहती है कि यूपीएससी मेंबर से कुछ एडवाइस लेना चाहती है तो यूपीएससी मेंबर एज अ एडवाइजरी उनके लिए काम कर सकते हैं। तो इस तरीके एक्सपेंसेस ऑफ यूपीएससी मेंबर के सारे एक्सपेंसेस जो है वो इंडिया के कंसोलिडेट फंड से ही दिए जाते हैं। कंसोलिडेट फंड का मतलब होता है कि वो सारी अर्निंग्स गवर्नमेंट की जो इनकम टैक्स से, जीएसटी से या फिर कस्टम ड्यूटी से जो भी अर्निंग्स होती है गवर्नमेंट की, वो सारी कंसोलिडेट फंड में कलेक्ट की जाती है और गवर्नमेंट के सारे खर्चे जो हैं, सारे एक्सपेंसेस जो है उसी फंड से किए जाते हैं। तो इस कंसोलिडेट फंड से यूपीएससी मेंबर्स के एक्सपेंसेस किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि यूपीएससी को, क्योंकि यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो उसको किसी भी एग्जीक्यूटिव के लॉ की, जब एग्जीक्यूटिव है वो कोई लॉ पास करेगा या अप्रूवल देगा तभी उनको उनकी सैलरी या अलाउंसेस मिलेंगे, नहीं, उनको कंसोलिडेट फंड से उनकी सैलरी अलाउंसेस प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो किसी भी गवर्नमेंट पे या फिर एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट पे डिपेंड होने की उनको ज़रूरत नहीं होती है। और ये एक तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता है उससे प्रिवेंट करती है यूपीएससी को और एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाती है। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल 323, रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी। एनुअल रिपोर्ट जो होती है यूपीएससी की कि कितने रिक्रूटमेंट्स हुए, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किए गए, कैसे पूरा प्रोसेस चला, उस सारे फंक्शंस जो है, एडवाइजरी फंक्शंस कैसे परफॉर्म किए गए, वो सारे सब फंक्शंस की एक रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। गवर्नमेंट के बीच और यूपीएससी के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बिल्ड होती है। ठीक है, तो कंपोजिशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ यूपीएससी, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। तो वही एक चेयरपर्सन होते हैं यूपीएससी के और बाकी अदर्स मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, जो जिनका जो टाइम पीरियड है वो 6 ईयर्स का होता है। ठीक है, जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है हमारे वो है डॉक्टर अजय कुमार। ही इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, डॉक्टर अजय कुमार। ये 1985 के बैच के आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं केरला में। ठीक है, और इन्होंने अपने चेयरमैन की जो पोस्ट है वो 15 मई 2025 को ज्वाइन की थी और इनका टेन्योर 2027 तक रहेगा। नेक्स्ट है यूपीएससी रोल इन सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट। सीएस का रिक्रूटमेंट करने के लिए यूपीएससी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सीएस का रिक्रूटमेंट जैसे आपको पता है कि 3 स्टेजेस पे यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, प्रीलिमिनरी स्टेज, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। प्रीलिमिनरी स्टेज जिसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जीएस और सीसेट का। मेंस में आपके कॉम्प्रिहेंसिव रिटन एग्जामिनेशन होता है और इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है। ऑल क्लियर अबाउट यूपीएससी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।